देखिए, आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी यात्रा है उसका दूसरा चरण प्रारंभ होने लग गया है और धीरे धीरे जो यात्रियों की संख्या है उसमें वृद्धि होने लगी है। और क्योंकि वर्तमान में मानसून भी काफ़ी प्रभावशाली तरीके से है, तो इस कारण से कई कठिनाइयाँ भी समय समय पर हो रही है, मार्ग बाधित हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जैसे ही मार्ग बाधित हो रहे हैं तो उनको खोलने का तत्काल प्रयास किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि विगत 31 जुलाई को जो केदारनाथ क्षेत्र में जो अतिवृष्टि आई थी उसके कारण से केदारनाथ यात्रा का जो पैदल मार्ग है वो कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसी प्रकार से जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी ध्वस्त हो चुका था। कुछ स्थानों पर, एक स्थान पर करीब 150 मीटर करीब वो ध्वस्त हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से और बहुत त्वरित स्तर पर राहत और बचाव के कार्य किए गए। और मुझे लगता है कि प्रदेश में आपदा के इतिहास में ये पहला अवसर होगा कि जब प्रदेश सरकार के स्तर से आपदा के आने के तत्काल बाद राहत के कार्य और बचाव के कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे। और जितने भी लोग केदारनाथ पैदल मार्ग पे या केदारनाथ धाम में फंसे हुए थे उनको तत्काल वहाँ से निकाल दिया गया था। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी वो घटनास्थल पे पहुँचे, उन्होंने हवाई निरीक्षण किया और जो प्रदेश शासन के जो विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी थे वो भी लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते रहे। उन्होंने भी जो भी राहत और बचाव कार्य को लेकर जो भी उपाय किए जाने थे वो किए। और जो पैदल मार्ग है वो भी खोल दिया गया है पूरी तरीके से, और जो मोटर मार्ग था वो भी खोल दिया गया था। लेकिन आप जान रहे हैं कि लगातार वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण जितना भी जो भी, क्योंकि प्रकृति के सामने तो किसी का भी वश नहीं चल सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में केदार घाटी में लगातार भारी वर्षा हो रही है कई बार, और उसके कारण से फिर वहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जैसे ही मानसून का असर समाप्त होगा तो फिर से जो भी वहाँ पर उपाय किए जाने हैं यात्री सुविधाओं को लेकर के वो कर दिए जाएंगे। और निरंतर जो यात्रा मार्ग हैं उनके मॉनिटरिंग की जा रही है। जो यात्री हमारे धामों में आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार के स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और विगत दिवस भी अभी 2-3 दिन पूर्व भी घटना हुई है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में भी। तो प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो उनको लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। उनको विभिन्न माध्यमों से संदेश भी प्रसारित किए जा रहे हैं कि वो मौसम का अपडेट लेकर के, और हम भी लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रदेश सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका पालन करें। और कतिपय बार क्या होता है कि जब भारी वर्षा होती है तो भारी वर्षा के कारण या इस प्रकार का अलर्ट जारी होता है मौसम विभाग के ओर से, लेकिन उसके बावजूद कुछ श्रद्धालु तीर्थयात्री पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके, हंगामा मचा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार उनके हित में ही ये सारे कदम उठाती है, इस प्रकार की एडवाइजरी जारी करती है, तो उनको निश्चित रूप से ये एडवाइजरी का पालन करना चाहिए। और मौसम का अपडेट लेकर के, मार्गों का अपडेट लेकर के वहाँ पर अपनी आवासीय जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करके ही यात्रा का उनको कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए, इससे कि ताकि उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई। जानते हैं कि विगत वर्षों में लगातार हमारे जो धाम है उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। तो उस नाते से जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार और संशोधन की आवश्यकता भी समय के अनुसार होती रहती है। तो इस क्रम में हमने अभी तक क्या है कि जो वहाँ पर मंदिर में, मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर जो दर्शन व्यवस्था में जो वहाँ पर कर्मी तैनात रहते हैं, उसमें मंदिर समिति के कार्मिक भी रहते हैं, पुलिस प्रशासन के कार्मिक भी रहते हैं। तो उस सारी कई बार क्योंकि अलग अलग एजेंसियां होने के कारण से, मल्टीपल एजेंसियां होने के कारण से मल्टीपल उनके डायरेक्शन होते हैं, तो एक सामंजस्य नहीं बैठता है, समन्वय नहीं स्थापित हो पाता है। तो उस कारण से हमारा प्रयास था कि हमने कहा उसको एक सेंट्रलाइज एक व्यवस्था हो। तो सेंट्रलाइज व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने मंदिर समिति का एक अपना सुरक्षा संवर्ग उसको विचार किया था, उसको शासन को प्रस्ताव भेजा था।
और शासन ने हमारे उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। और हमारा जो जो मंदिर समिति का जो अपना सुरक्षा संवर्ग होगा, वो वहाँ पर मंदिर के अंदर जो दर्शन की व्यवस्था है, वहाँ पर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था है, या अन्य भी हमारे जो अधिनिस्थ मंदिर हैं उनमें भी जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की, क्योंकि सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और जिस प्रकार से आज समाज में कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, असामाजिक तत्व भी रहते हैं, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने सुरक्षा संवर्ग का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने उसमें सहमति प्रदान कर दी है। तो इसमें जो हमारा सुरक्षा संवर्ग का जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी होंगे, वो एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, उनके नीचे 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, 50 करीब उसमें हमारे जो सुरक्षाकर्मी होंगे। और इनको हम सिविल पुलिस से अथवा केंद्रीय बलों से या पैरामिलिट्री फोर्स से उनसे प्रतिनियुक्ति पर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी तो जो दर्शनों से लेकर और तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर काफ़ी सुधार दिखेगी। प्रदेश सरकार के स्तर से, मुख्य सचिव के स्तर से जो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, उनको निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के जो, क्योंकि हमारे धामों में कई बार आप समझ रहे हैं कि कतिपय लोग केवल यूट्यूब और ब्लॉगर और इस तरीके के लोग आ रहे हैं रील्स बनाने के लिए, और वो जब वो यहाँ पर वीडियो बनाते हैं इस प्रकार के, तो वो उसमें धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक जो हमारी महत्ता है, परंपराएं हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। वो केवल फैन फॉलोइंग के लिए, अपने व्यूअर्स करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर हम समय समय में चिंता भी व्यक्त करते रहते हैं। और जितना हमसे एहतियाती तौर पर जितना भी हमसे प्रयास हो सकते हैं, उसमें कोशिश भी करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से भी सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित भी किया गया है कि इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है, कोई किस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है, तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस बीच कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हुई है, वो आपके संज्ञान में आवास है, भोग मंडी है। देखिए, अब वर्ष 2013 के आपदा में आप जानते हैं कि जो केदारनाथ धाम में जितने भी मंदिर समिति की परिसंपत्तियाँ थी, गेस्ट हाउस थे, कार्यालय, विश्राम गृह, सभी आपदा में बह गए थे। उसके पश्चात से हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत तेज़ी के साथ में प्रयास किया और वहाँ पर जो हमारा एक भवन है, 18 कक्षों का एक भवन है, वो भवन बन करके तैयार हो गया है। उसमें हमारे कार्मिकों के अलावा जो कार्यालय इत्यादि की व्यवस्था है वो वहाँ पर सुनिश्चित हो सकेगी। और मैं अभी जब केदारनाथ का दौरा करके आया हूँ तो उस दौरान में मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के भीतर में वो हमको उसको हस्तांतरित करने, जो भी उसमें कार्य अवशेष रह गए थे उनको तत्काल पूरा करने को कहा है। इसी प्रकार से हमने केदारनाथ धाम में, क्योंकि आप जानते हैं यात्री श्रद्धालु जब आते हैं वहाँ पर मौसम प्रतिकूल रहता है, वर्षा बर्फबारी की होती रहती है, उस कारण से कई बार श्रद्धालुओं को बैठने के, सर छिपाने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। तो इस वर्ष यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व हमने वहाँ पर केदारनाथ धाम में हेलीपैड के समक्ष एक रेंज सेंटर का निर्माण कराया है और लोक निर्माण विभाग उसका निर्माण कार्य कर रहा है, कार्यदायी एजेंसी है, उसका निर्माण कार्य भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और मैंने अधिकारी को कहा है कि वो 1 सप्ताह के भीतर उस रेंज सेंटर को भी हमको हस्तांतरित कर देंगे। वहाँ पर हम यात्री सुविधाओं के लिए एक तो मंदिर समिति का जो सूचना केंद्र है स्थापित करेंगे, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई सूचना चाहिए तो वहाँ पर उनको उपलब्ध हो सकेगी। उसके अलावा वहाँ पर अलाव इत्यादि की ठंड से बचने के लिए, क्योंकि कई बार दिक्कतें होती है, तो इसलिए अलाव इत्यादि की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी।